हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे ये पहला रिवीजन सेशन है। इसी तरह आपको यूनिट 2, 3, 4 रिवीजन सेशन आज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करके आने आने हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा। अब इस लास्ट मोमेंट पे, अब हमारा एग्ज़ाम लर्निंग एंड टीचिंग का 19 को है। अब इस लास्ट मोमेंट पे हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। ठीक है, तो अब इस लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ यूनिट वाइज, अब बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए और जो इनके आंसर्स करा रही हूँ आप एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास बच्चों का कमेंट आते हैं, मैम पेपर 2 ज़्यादा अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक ही चला गया। तो अब आप इसमें लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो मैं आपको करा रही हूँ यूनिट वाइज क्वेश्चंस आंसर्स के साथ आप वो कर लीजिए बस। इससे एक्स्ट्रा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि वहीं पर ही मैं सारी क्लासेस के इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यूनिट 1 से लिए हैं, लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। उन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम उनके आंसर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन आता है कि टीचिंग क्या है। ठीक है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टीचिंग के स्टेजेस कौन से होते हैं, फेजेस कौन से होते हैं और लेवल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टीचिंग के लेवल्स बताइए, बच्चे स्टेजेस लिख के आते हैं। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, स्टेजेस अलग है, लेवल्स अलग है। ठीक है, फिर शिक्षण का क्या अर्थ है तथा प्रकृति और विशेषताएं बताइए। शिक्षण के स्तरों का वर्णन कीजिए। शिक्षण की अवस्थाएं और चरण को बताइए। आपको ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग, लिटरेसी का वर्णन कीजिए। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग, इनके बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, पहले हम इनके मीनिंग को जानेंगे कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है। फिर हम इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, एजुकेशन से और इंस्ट्रक्शन का क्या डिफरेंस है। ठीक है, एजुकेशन का इंडोक्ट्रिनेशन से क्या और एजुकेशन का ट्रेनिंग से क्या डिफरेंस है। इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यूनिट 1 से आपके यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी आपको टीचिंग यूनिट 1 में आपको जैसे पता है आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 में से आपको एक भी चॉइस मिलती है कि आपको एक क्वेश्चन करना है। अब तो एनी 4 का हो गया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो आपके आएंगे चॉइस में, ये इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से आएंगे। ठीक है, इसको हम इसके आंसर्स को, पहले क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करते हैं। टीचिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्टेजेस और लेवल को हम पढ़ेंगे। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा आप उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ज्ञान को प्रदान करता है। ठीक है, टीचिंग उसे बोलते हैं जो एक व्यक्ति अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, टीचिंग कहते हैं। और उससे जो भी उसने ज्ञान लिया है और उससे उसके व्यवहार में जो भी चेंजेस आते हैं उसी को क्या कहा जाता है, टीचिंग कहा जाता है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण शब्द धातु शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी बीच होने वाली एक अंतक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो सिंपली आप याद क्या रखेंगे, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ज्ञान प्रदान करता है और उससे दूसरे व्यक्ति में जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण मानवीय क्रियाओं का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता को जागरूक करती है। और रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक
संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों में विकास में सहायता करता है। ये जो परिभाषा थी वो एकदम फिक्स्ड है, वही आपको एग्जाम में एज इट इज लिखनी है। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है? शिक्षण एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करें, आपस में अंतःक्रिया करें, इंटरेक्शन करें, तो शिक्षण क्या एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। स्कूल में बच्चे, टीचर होती है और स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या है, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है। शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण क्यों कर रहे हैं हम उसके पीछे कोई गोल तो होता है, ठीक है। मैं आपको क्यों पढ़ाता कि आपके बीएड में अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, आपका लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर अच्छा है, तो हम उसके पीछे क्या है, एक उद्देश्य है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। शिक्षण कर लेते तो उसके बाद उसका एनालाइज भी करते हैं, इवैल्यूएशन भी करते हैं। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का विकास होता है, ठीक है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। शिक्षण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। औपचारिक जो आपको स्कूल में दी जाती है, अनौपचारिक जो घर पे आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक प्रक्रिया। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी है, ठीक है। शिक्षण एक क्या, रेमेडियल प्रोसेस भी है। ये शिक्षण की विशेषता है, जो आपको इजी लगते हैं 4, 5, 6 तक आप लिख देना, ओके। शिक्षण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो अध्यापक का स्वास्थ्य। अगर अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य में दो तरीके के हैं, शारीरिक स्वास्थ्य है, ठीक है, जो उसकी फिजिकल हेल्थ है, और मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, मेंटली। अध्यापक का दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे अध्यापक के मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो कभी भी टीचर को नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। वातावरण, ठीक है, टीचर को हमेशा एक सहज वातावरण रखना चाहिए जिसके अंतर्गत बच्चे अच्छे से लर्निंग कर सके। कक्षा का आकार, ठीक है, कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो टीचर सभी बच्चों पे इक्वली ध्यान नहीं दे पाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, टीचर को शिक्षण मेथड और टीएलएम, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चों का अधिगम अच्छे से हो सके, बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो सके, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, टीचिंग क्या है और टीचिंग की स्टेजेस को बताइए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं टीचिंग की जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, स्टेजेस और फेजेस। आप हमेशा ये जब भी आपका हिंदी में क्वेश्चन आता है कि शिक्षण की अवस्था और चरण, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जो आप फेजेस और स्टेजेस सेम ही है, ठीक है, जो लेवल्स हैं वो अलग है, ओके। इसको पढ़ लेते हैं कि टीचिंग के फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं और चरण, ठीक है। जो टीचिंग के स्टेजेस है वो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला स्टेज होती है प्री एक्टिव स्टेज, सेकेंड होती है आपकी इंटरेक्टिव फेज, और थर्ड होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। आप इसको प्री एक्टिव फेज उसे बोलते हैं। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो टीचर को ध्यान में रखकर तब इसका आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, टीचर क्लासरूम से जाने से पहले जो भी प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मेथड का यूज़ करना है, कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना है, तो वो कौन से स्टेज में आता है, प्री एक्टिव फेज में आता है, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज में जो टीचर ने स्ट्रेटेजी बनाई है, अब उसको क्या करना है, क्लासरूम के अंदर जाके उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव फेज बोलते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज, जो टीचर ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्लास में इम्प्लीमेंट भी कर दिया, अब पोस्ट एक्टिव फेज में जो उसने स्ट्रेटेजी बनाई और उसने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, उसका क्या इवोल्यूशन, अब उसको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है कि वो कितना सक्सेसफुल रहा, ठीक है। जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया कि बच्चों को समझ आया भी या नहीं आया, वो कितना सक्सेसफुल रहा और उसको क्या क्या उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो पोस्ट एक्टिव फेज में ये होता है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण में पूर्व क्रिया अवस्थाएं, प्री एक्टिव फेज। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण क्या बनाता है, योजना बनाता है, प्लानिंग करता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आ जाती है जो शिक्षण
कक्षा में जाने से पहले करता है। शिक्षण की क्रिया अवस्था में शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है। शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षण योजना का चयन करता है कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी उसको यूज करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि उद्देश्यों को वो प्राप्त कर सके। इस समय शिक्षक को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिंतन करता है, ठीक है, सोचता है और दूसरों से भी विचार विमर्श करता है, ठीक है। इसे प्रयात्मक या करने की अवस्था भी कहा जाता है। अब सेकेंड स्टेज कौन सी होती है हमारी? इंटरेक्टिव स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, टीचर क्लास के अंदर जो जो एक्टिविटी करता है, जो जो स्ट्रेटेजी बनाई उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहार, क्रिया एवं वस्तुएं निहित होती है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। ये सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक अनेक व्यू स्ट्रेटेजी आयोग करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है। वांछित व्यवहार के परिवर्तन क्रिया, पूर्व क्रिया अवस्था नियोजित सभी उपयोगों का विनियोग कक्षा में करते हैं। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? इंटरेक्शन अवस्था कहते हैं। थर्ड स्टेप, जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया, ठीक है, अब क्या है? उसकी इवोल्यूशन की बारी है कि उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, इसको मूल्यांकन अवस्था भी कहते हैं। जब शिक्षक अपना कार्य समाप्त कर लेता है तब वे जानना चाहते हैं कि जो उसने पढ़ाया है क्या उसका प्रभाव छात्रों पर हुआ, कि छात्रों में कौन कौन से परिवर्तन हुए। शिक्षण की इस अवस्था में छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की निष्पत्ति अथवा वांछित परिवर्तन की जांच के लिए प्रश्नों और ज्ञान व्यवहारिक कार्य द्वारा कौशलों की जांच की जाती है, कि बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि और बच्चों के कौशलों की जाँच की जाती है इसके अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के क्या लेवल्स है, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़े थे? स्टेजेस और फेजेस, और अब हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। आपके एग्जाम में कभी आपसे स्टेजेस या फेजेस पूछ लेगा या फिर लेवल ऑफ टीचिंग पूछ लेगा, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग का जब आप आंसर लिखेंगे तो आप स्टूडेंट को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो 3 टाइप्स के लेवल होते हैं। पहला आता है आपका मेमोरी लेवल, फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। शिक्षण के स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है, ठीक है। इसमें छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास कहता है। एक सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बच्चों को कब क्या पढ़ाना है उनके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उनको कैसे पढ़ाना है, और जब हायर क्लास में चले तो तब कैसे पढ़ाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से बच्चों का बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षा अर्थात छात्रों को बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों पक्षों को विकास करते हेतु शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक एवं बौद्धिक आधार को शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, सेकंड होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। जब छोटे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, ठीक है, आपके प्री नर्सरी हो गए, ठीक है, LKG हो गई, ठीक है, तो नर्सरी क्लास हो गई, इसमें हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? मेमोरी लेवल, ठीक है, बच्चों को चीज़ें रटवाते हैं, लर्न करवाते हैं। बच्चे उस टाइम पे समझ तो सकते नहीं है। अब जैसे बच्चे 3rd 4th क्लास में है तो बच्चे समझना शुरू कर देते हैं, तो हम उनकी अंडरस्टैंडिंग कराते हैं, उनको प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ये सब सिखाते हैं, तो बच्चे समझने लगते हैं। अब थर्ड, बच्चे 11th 12th में, 9th 10th में, तो उनको बच्चे सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, तो रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। उसके अंदर हम बच्चों को चीज़ें को समझाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो पहले लेवल में होता है स्मृति लेवल, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर के आधार पर जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर एवं स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे बाल्य अवस्था व शिशु अवस्था में प्रदान करवाई जाती है, क्योंकि इसमें बालों का बौद्धिक विकास अभी शुरुआती दौर में होता है, अभी स्टार्ट ही होता है। बौद्ध स्तर, ठीक है, जिसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहा जाता है। बौद्ध स्तरीय शिक्षण के स्तर को मध्य स्तर भी कहा जाता है। इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें बुद्धि विकासशील है और उनके स्मृति स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है, चीजें बच्चे समझ रट चुके हैं, ठीक है, उनको बताते हैं हम, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। इसमें छात्रों को रट कर याद करने की बजाय उन्हें प्रकरण के ठीक है, प्रकरण मतलब टॉपिक के पहलुओं की बारीकी से समझाया जाता है, जिससे उनका मस्तिष्क और प्रकरण के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ सके। चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, यह शिक्षण के स्तर को आखिरी हिस्सा कहा जाता है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें स्मृति और स्तर और बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका है। चिंतन स्तर को शिक्षण छात्रों को चिंतन करने में उनकी सहायता करता है, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम में डायग्राम बना देंगे, 3 लेवल्स होते हैं आपके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, प्रतिपादन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग, और आपका एक और क्वेश्चन आता है आपका इसका, आपका आता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आपका आ गया इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग, और आपका आ गया इंस्ट्रक्शन। ये 3 क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है, इंडोक्ट्रिनेशन, प्रतिपादन क्या होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बाबाओं पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, तो उनकी बातों को फॉलो करने लगता है बिना सोचे समझे कि वो सही बोल रहा है या गलत है, ठीक है। उनकी धारणा को, नहीं जो बाबा जी ने कह दिया वो एकदम सही कह दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपली इसका मतलब है, ठीक है, ब्रेन वॉश करना। कोई भी व्यक्ति है उसका ब्रेन वॉश कर देना, उसमें सोचने समझने की क्षमता ना रहे, वो अपना तर्क नहीं दे सकता, वो दूसरों के नक्शे कदम पे चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन, प्रतिपादन कहते हैं। इसको हम डिटेल में समझते हैं। प्रतिपादन के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त इंडोक्ट्रिनेशन शब्द डॉक्ट्रिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सिद्धांत, प्रिंसिपल। इस प्रकार इंडोक्ट्रिनेशन शब्द का अर्थ हुआ किसी सिद्धांत विशेष में व्यक्ति का अंधविश्वास उत्पन्न हो जाना, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इसको मस्तिष्क धोने, ठीक है, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया भी कहते हैं। प्रतिपादन एक प्रकार की शिक्षा होती है जिसका अर्थ है उद्देश्य बहुत ही संकीर्ण, ये बहुत नैरो होता है, बहुत इसका जो छोटा हिस्सा होता है। यह बच्चों पर विचार और मतों के बाध्य करने का कार्य है, जिन्हें उन्हें बिना किसी प्रश्न किए बिना स्वीकार करना पड़ता है। जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे सोते नहीं है, खाना नहीं खाते, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है, सो जाओ जल्दी से पुलिस, हम भी ऐसी कभी यूज़ करते हैं ना बच्चों के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। बच्चे क्या है, बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें बच्चों को बिना कोई प्रश्न किए विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार करना सिखाया जाता है। इसमें तर्क शक्ति और विवेक शक्ति का कोई स्थान नहीं होता, बच्चा अपना लॉजिक नहीं लगा सकता, रीजनिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें बच्चों के हितों और ज़रूरतों को अनदेखी किया जाता है। ये धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक हो सकता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक में यूज़ होता है। जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गए, जिन्होंने गुरु ने जो बोल दिया अपने प्रजा को, ठीक है, दर्शकों को, तो बच्चे उसी चीज़ को फॉलो, वो बच्चे और जो लोग हैं वो उसी लोग को फॉलो करने लगते हैं कि बिना सोचे समझे क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, गाँव में ज़्यादा होता है। प्रतिपादन में से संबंधित मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स टू रिलेटेड टू इंडोक्ट्रिनेशन, यह किसी व्यक्ति अथवा समूह को बिना कोई आलोचना किए विभिन्न विश्वासों को सिखाने की प्रक्रिया होती है। यह बच्चों पर विचारों और मतों को थोपने का कार्य है, जिसे उन्हें कोई प्रश्न किए स्वीकार करना पड़ता है। प्रतिपादन का सीधा मतलब क्या है, ब्रेन वॉश। यह अक्सर धार्मिक विचारों को संदर्भित करता है। जब आप एक धार्मिक वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको उन मान्यताओं पर सवाल या आलोचना करने की अनुमति नहीं देता है। शिक्षा और प्रतिपादन के बीच अंतर क्या है, शिक्षा मस्तिष्क के द्वार खोलती है, लेकिन जबकि प्रतिपादन इसे बंद करता है, क्योंकि इसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और तर्क देने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। शिक्षा हमें दुनिया के बारे में सही प्रकार से सोचने समझने और जानने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रशिक्षण, ठीक है। जो आपका प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो क्या है, एक एजुकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपका क्या है, एक एजुकेशन का ही पार्ट है। तो एजुकेशन का जो भाग है वो बहुत बड़ा है, इसके अंतर्गत ही आपके आता है ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन, दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग क्या होती है, सिंपल भाषा में बताओ, ट्रेनिंग होती क्या है, ठीक है, हम स्किल्स को डेवलप करना, विभिन्न कौशलों को डेवलप करना, ठीक है, जिससे हम उस कार्य में क्या हो जाए, निपुण हो जाए, उस कार्य को करने में हम उस कार्य करने को हम क्या हो जाए, निपुण हो जाए, सक्षम हो जाए, उस कार्य के लिए हम क्या करें, कौशल प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे लोग ट्रेनिंग लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग ले ली, ठीक है, जब हमारी बीएड कंप्लीट हो जाएगी तब आपको भी क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ, ठीक है, और उस कार्य में आप क्या हो जाए, निपुण हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग ही क्या है, एक शिक्षा का ही भाग है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदतों का निर्माण करना। हम बालकों की अच्छी आदतें डालने जितनी अधिक सहायता देंगे उतने ही अधिक अच्छे ढंग से जीवन के लिए वो तैयार होंगे। जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो उसका अभ्यास हो जाता है, ठीक है,
और उस कार्य को करने के लिए अपेक्षित कौशल को हमारे अंदर विकास हो जाता है। यह प्रशिक्षण ही कहलाता है। ठीक है, जब हम कोई भी कार्य बार बार करते रहते हैं, उसको बार बार दोहराते रहते हैं, तो हम उस कार्य में क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं और हम कौशल प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों को बार बार लिखने का प्रयास कराया जाता है तो बच्चों का लेख सुंदर हो जाता है और उनकी लेखन गति की भी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में उसमें लेखन कौशल का विकास हो जाता है। अर्थात प्रशिक्षण का अर्थ है बच्चों को निजी कौशल में दक्ष या निपुण बनाना। प्रशिक्षण का अर्थ केवल किसी कौशल का विकास करने तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत किसी भी ऐसी बात को सिखाना, सम्मिलित करना जिसमें बाह्य प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग का संबंध केवल अस्त्र शस्त्र चलाने से, ठीक है, चलाने से ही नहीं है कि बल्कि उनके अंदर अनुशासन व नियम पालन जैसी अच्छी आदतों का भी स्वरूप प्रदान करना सम्मिलित होता है। ट्रेनिंग की विशेषता क्या होती है, ये व्यक्ति में किसी कौशल का विकास करने से संबंधित होते हैं। इसमें अभ्यास के मुख्य स्थान है, निर्देशन तथा अध्ययन आदि में सहायक होते हैं। इसमें बुद्धि की अपेक्षा क्रिया पक्ष की प्रधानता होती है। इसका संबंध हमारे व्यवहार व क्रियाओं के बाह्य पक्ष में प्रदर्शन के साथ किया जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट हमारा रह गया क्या, इंस्ट्रक्शन होता है क्या, निर्देश देना। ठीक है, जब आपकी मैडम टीचिंग कराती है, शिक्षण कराती है, तो आपको क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है। ठीक है, ओपन योर पेज नंबर 41, ठीक है, ओपन योर बुक्स, ठीक है, आपको कौन से चैप्टर पढ़ाएं निर्देश देते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम बीएड के क्वेश्चन पेपर में भी आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी नैरो होता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता करता है। बालक शिक्षकों की बहुत चीज़ें सुनता है और उसके निर्देश के अनुसार पुस्तकों और विभिन्न विषयों को पढ़ता है। फलतः उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और वह अच्छे व बुरे कार्यों में अंतर करने लगता है। सीपी शिंद्री, ज्ञान तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, उनके अनुसार, सी शिंद्री के अनुसार जो निर्देशन है आपका ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अनुदेशन वह प्रक्रिया जो इस ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। ठीक है, जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इंस्ट्रक्शन क्या करती है, उसको हेल्प करती है। पहले शिक्षा का अर्थ अनुदेशन ही समझा जाता था। अध्यापक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न पक्षों में समृद्ध सूचनाएं प्रदान करें और छात्र भी उन्हें याद कर ले, भले ही वह उन्हें समझ पाते या नहीं। ठीक है, पहले के टाइम में जब टीचिंग की जाती थी, ठीक है, तो जो टीचर होते थे वो बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देते थे कि आप ये चीज़ें कर लीजिए और बच्चा रट लेता था बिना सोचे समझे कि वो सही है या समझ पा रहा है या नहीं समझ रहा है। लेकिन समय के साथ भी अनुदेशन में भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ये ठीक है कि इसका संबंध बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से है, परंतु अच्छा अनुदेशन वही समझा जाता है जिसमें बच्चे को ज्ञान को थोपा नहीं जाए बल्कि सहज प्रतिभा के लाभ उठाते हुए यह प्रयास किया जाए कि वह विभिन्न विषयों जानकारी रहकर भी समझ को ग्रहण करे। अनुदेशन की कमियां क्या होती है, ये केवल बौद्धिक विकास में ही समृद्ध होता है। अनुदेशन का परंपरागत रूप से व्यक्ति को जो ज्ञान प्रदान करता है वह केवल थोपा हुआ ज्ञान होता है, व्यवहारिक जीवन में उसका कोई उपयोगिता नहीं होती है। ये इंस्ट्रक्शन की क्या क्या है, कमियां हैं। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंस जरूर पूछता है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन का क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन है, जो अनुदेशन है, वो क्या है, टीचिंग का ही एक क्या है, भाग है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा का क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन अनुदेशन का जो क्षेत्र है वो क्या है, संकुचित है, नैरो है। यह स्कूलिंग का, टीचिंग का ये एक क्या अंग है जो स्वयं शिक्षा का अंग है। स्वरूप, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है क्योंकि इसमें प्राप्त ज्ञान आरोपित बच्चों को ज्ञान थोपा जाता है। उद्देश्य, शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वगुण विकास करता है, टोटल डेवलपमेंट करता है, लेकिन इसमें अनुदेशन ज्ञान प्राप्त करने या किसी उपयोगी कौशल को सिखाने तक ही सीमित होता है। अनुदेशन परीक्षा पास करने के योग्य बनाता है। जो पाठ्यक्रम होता है औपचारिक शिक्षा में निश्चित तथा अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित, ठीक है, नहीं है, लेकिन अनुदेशन पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है। जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या जो टीचिंग में क्या होता है, शिक्षण विधियाँ यूज़ की जाती है, मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं, ये औपचारिक शिक्षा में निश्चित होते हैं और अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित नहीं होती है।
लेकिन अनुदेशन में भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, लेक्चर मेथड, प्रश्न वो क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक है, डिस्कशन मेथड आदि में निश्चित शिक्षण विधियाँ यूज़ होती हैं। शिक्षण संस्था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के, ठीक है, संस्थाएं होती हैं, ठीक है, और लेकिन केवल औपचारिक संस्थाओं में विशेषकर विद्यालयों में ही प्रदान की जाती हैं, ठीक है। आप इसके सेवन पॉइंट्स तक आप लिख देना। अनुदेशन अवधि निश्चित होती है और अवधि, ठीक है, ड्यूरेशन एजुकेशन की शिक्षा की औपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित होती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब हम सेकंड डिफरेंस पढ़ते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर, ठीक है। शिक्षा के तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एक बार आप शिक्षा के देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग आप इसके भी कर लेना। शिक्षा का क्षेत्र क्या बहुत बड़ा है, लेकिन जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, संकुचित है, नैरो है, छोटा है। शिक्षा का स्वरूप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का होता है, लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है, एक केवल औपचारिक ही होता है। कई बार बच्चा अपने माता पिता से विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसका संबंध व्यवहार के बाह्य प्रदर्शन से होता है, ठीक है। उद्देश्य, शिक्षा में उद्देश्य बहुत विस्तृत होता है, ठीक है। हम पढ़ाई करें तो उसका एक उद्देश्य है, ठीक है। आगे चल के हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है किसी का, तो हमारा क्या एक उद्देश्य है। प्रशिक्षण क्या, उसी उद्देश्य को व्यक्ति में किसी विशेष कौशल का विकास करना होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के। यह केवल औपचारिक अथवा विभिन्न कौशल के विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थान ही प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीचिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ये क्रियात्मक विधि जैसे प्रदर्शन का प्रयोग होता है। 5-6 पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में लिख देंगे, वो इतना ही काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट डिफरेंस करने वाले थे, शिक्षा और प्रतिपादन में क्या अंतर है, ठीक है। शिक्षा का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रतिपादन का मतलब मैंने आपको बताया था, सिंपली ब्रेन वॉश करना, ठीक है, मस्तिष्क धोने को, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिपादन कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन। शिक्षा का क्षेत्र क्या बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, क्योंकि इसमें प्रकार की शिक्षा में केवल औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को ही ट्रांसफ़र किया जाता है और बच्चे उसी को ही सीख लेते हैं। उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वगुण विकास करना, टोटल डेवलपमेंट करना, लेकिन इसमें भाषण पक्ष में संबद्ध होता है। प्रतिपादन शब्द का अर्थ है मस्तिष्क को धोना। केंद्र बिंदु, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। प्रतिपादन केंद्र ज्ञान केंद्रित होता है। प्रतिपादन में अध्यापक का ध्यान विचारों की ओर रहता है कि और इसमें विचारों या विश्वासों को मुख्य स्थान दिया जाता है। अवधि, औपचारिक शिक्षा रूप में निश्चित, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। जो अवधि है, जब हम स्कूलिंग करते हैं, ठीक है, 10, 12, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन, ठीक है, तो इसकी अवधि क्या है, निश्चित है, ठीक है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। प्रतिपादन की प्रभावशाली अवधि क्या होती है, किशोर अवस्था होती है, ठीक है। ये जो इसकी अवधि होती है वो कब होती है, एडोलसेंस होती है। बालक शिक्षा का प्रभाव मेधावी बुद्धि वाले व्यक्तियों पर अधिक होता है। प्रतिपादन कम बुद्धि वाले व्यक्तियों पर अधिक सफल होता है। तर्क, शिक्षा में स्वतंत्र विचारधारा तथा तर्क का स्थान होता है। बच्चों को सीखते हैं, सोच विचार करते हैं और तर्क की कसौटी पर सीखता है। लेकिन प्रतिपादन में क्या होता है, अंधविश्वास पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में कोई भी तर्क स्थान नहीं होता है, ठीक है। ये हमने 3 डिफरेंसेस कर लिए। आई होप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और आप हर डिफरेंस में 6, 6 या 5, ठीक है, इतने पॉइंट्स लिख दीजिए। 5, 6, 7 जितने आपको जो इजी लगते हैं आप वो पॉइंट्स अपने खुद से भी बना के लिख सकते हैं और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रिवीजन, आज ये यूनिट 1 का रिवीजन सेशन था, इसके बाद आपको यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के रिवीजन सेशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। बस आप लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 के पेपर में आप सिर्फ जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ यूनिट वाइज आंसर्स के साथ, आप बस इनको इतना ही कर लीजिए और इससे एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। मुझे भी आप जब लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उतनी जल्दी मैं आपको रिवीजन सेशन 2 भी प्रोवाइड करा दूँगी और 3, 4 सोचा यही है कि आज तीनों रिवीजन सेशन प्रोवाइड करा दिए जाए ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे और कल आप अपना लर्न कर सके उसको अच्छे से
अपनी खुद की प्रैक्टिस करें, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।